Organized student, today we take exercise 4.1। तो आज हम लोग 4.1 के वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है ना। इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनाना है, सिर्फ इतना बोला गया है। मान लीजिए उसको आपको सॉल्व भी करना है तो आगे तो हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, चाहे फार्मूले से करें चाहे फैक्टराइजेशन से, तो आप कर भी सकते हैं। फिलहाल आज आपको सिर्फ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है ना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम ऊपर दिए गए हैं इनके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया जो कितना है 528 मीटर स्क्वायर, माने 528 मीटर स्क्वायर। तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। यदि जो भी प्लॉट है उस प्लॉट की जो लेंथ है विड्थ से दुगुने से एक ज़्यादा है, माने दुगुना करने के बाद एक और जो उसमें जोड़ दें तो वो विड्थ से इतना ज़्यादा है। लेंथ मीटर में है, किसमें है, मीटर में। तो बताओ कि उस प्लॉट की लेंथ और विड्थ क्या होगी। अब फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है ना, 528 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लेंथ माने लंबाई विड्थ से माने चौड़ाई से दुगुने से एक ज़्यादा हो, माने दुगुना कर दीजिए उसमें 1 मीटर और जोड़ दीजिए तो इतना है ना। तो यदि विड्थ x है तो लेंथ क्या होगी, दुगुने से एक ज़्यादा। तो यदि लेंथ x है तो विड्थ दुगुना माने 2x होगी। अब फिर क्या बोला, एक ज़्यादा, तो 2x + 1 ये हमारी लेंथ हो जाएगी। तो हम सपोज कर लिए कि विड्थ x है तो लेंथ उस स्थिति में क्या हो जाएगी, कंडीशन के अनुसार 2x + 1। तो उसका एरिया कितना है 528। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो इक्वेशन आ जाए। ओके, तब तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। तो फिगर से भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल तो आप जानते हैं। तो ये आपकी विड्थ है ना। तो मान लीजिए हम विड्थ को x मीटर मान लिए, तो लेंथ क्या बोला है, दुगने से एक ज्यादा। तो लेंथ 2x, इससे 2 गुना होगा 1, तो ये इतने मीटर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो एरिया दिया कितना है 528, तो एरिया की वैल्यू एरिया में रख दिए, लेंथ की वैल्यू लेंथ में रख देंगे, 2x + 1 इंटू x। तो ये लीजिए आपका ये इक्वेशन बन गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हम डायग्राम से इसको भी बता सकते थे तो बता दिए। तो अब इसी को हमको अपनी लैंग्वेज में लिखना, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो इसमें हम मान लिए लेट विड्थ ऑफ, है ना, द प्लॉट x मीटर मान लिए, ठीक। इसलिए लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ 2x + 1 मीटर हो जाएगी। गिवन क्या है, एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, इतना आपको दिया है। विड्थ हम x मान लिए, इसी के अकॉर्डिंग जो केस दिया है उसके अनुसार ये लेंथ हो जाएगी। फिगर में भी अभी आपको हम पूरा बता दिए। अब इसको यही एरिया माने ये जो फार्मूला लिखे हैं इसी में रख देना है। तो हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आर मीन रेक्टेंगल है यहाँ, आर का मतलब
पूरा लिख दिए, लेंथ इंटू विड्थ। अब ये जो वैल्यू यहाँ सपोज किए यहाँ रख देना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 528, लेंथ कितनी है 2x + 1 इंटू x। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। तो 528 इसका इसमें इंटू हुआ तो 2x² + x, ये भी वैल्यू उधर कर दीजिए। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 2x² + x - 528। तो ध्यान रखिएगा, आप कैलकुलेशन चाहे जिस तरह कीजिए जैसी इच्छा हो, 0 चाहे इधर लाइए चाहे उधर लाइए, पर लास्ट में 0 हमें हमेशा किधर रखना चाहिए, राइट की ओर रखना चाहिए। तो इसको हमें क्या किस तरह लिखना चाहिए, ये वैल्यू हमेशा इधर रखना चाहिए, 2x² + x - 528 = 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इतना ही क्वेश्चन बोला है। तो ओके स्टूडेंट, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन भी कर दिए। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू conjugative positive integer is 306. We need to find the integer. कॉन्जुगेटिव का मतलब तो आप जानते हैं, 9th में वर्ड प्रॉब्लम पढ़े होंगे। कॉन्जुगेटिव बहुत कई बार आते हैं और पिछली भी कक्षाओं में आए, 7th 8 सब में आते हैं। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार। तो बोला है कि दो कोई लगातार नंबर है ना, जैसे लगातार नंबर का मतलब जैसे 1 के बाद 2 ही आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, तो ये लगातार नंबर है, कंटिन्यू है। तो इन्हीं नंबरों को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव। तो चूंकि अब हमको नंबर नहीं पता है कि वो नंबर कौन से हैं, तो वही कॉन्जुगेटिव नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं, x, फिर x + 1, x + 2, x + 3, इस तरह से। जैसे यदि हमको आपको गिनती लिखने को बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे। पर मान लीजिए आपसे गिनती तो बनती है, लेकिन बोल दे इसी को आप वेरिएबल फॉर्म में लिखिए, तब कैसे लिखेंगे। मान लीजिए इसको हम x मान लें, है ना, तो ये x हो गया, फिर 2 है, तो x से 2 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, x + 1, है ना। माने ये वाली वैल्यू सब में देखिए 1 का गैप है ना, इसीलिए जो वैल्यू हम सपोज करते हैं उसी में 1 जोड़ते जाते हैं। तो x + 1, फिर x + 2, x + 3, इस तरह से ये गिनती हो गई आपकी। अब देखिए यदि आपको इसको प्रूफ करना है कि ये यही चीज लिखी है कि नहीं, तो x की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। तो यहाँ देखिए 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3, यही वाली गिनती मिल जाएगी। तो अब आपको कॉन्जुगेटिव नंबर समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न क्या बोला है, पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव, मतलब पॉजिटिव नंबर ही लेना है, माने नेचुरल नंबर लेना है। तो अब हम यहाँ पे सपोज कर लिए, लेट ये सेकंड नंबर है, लेट 2 consecutive numbers are x and x + 1। अब इन्हीं का प्रोडक्ट, यदि इन्हीं दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, दो कॉन्जुगेटिव नंबर का यदि प्रोडक्ट जो है कितना है, 306 लिखा है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर, आप मतलब जो भी कॉन्जुगेटिव नंबर मानिए, दो बोला है तो 2 ही कॉन्जुगेटिव नंबर लेंगे। तो जब जो भी आप कॉन्जुगेटिव नंबर 2 ठो लिए हैं या 2 लिए हैं, तो उन्हीं दोनों नंबरों का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो 306 आ जाना चाहिए। तो ये हम मान लिए, तो इनका दोनों प्रोडक्ट करेंगे, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू कितना दिया है, 306। ये गिवन है, गिवन दैट, ये क्वेश्चन में दिया है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है, ये। अब हम नंबर क्या मान लिए हैं, ये और ये, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट करें तो इसके इक्वल आ जाना चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा x +
1 प्रोडक्ट लिखा है माने दोनों का मल्टीप्लाई 306। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 ये आपका इक्वेशन बन गया। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड नंबर में बोला है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से कितने साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है। फिर आगे क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। यदि रोहन और रोहन की माँ की जो भी एज है उसका हम प्रोडक्ट ले लें माने मल्टीप्लाई कर दें उनकी एजों का, तो वो एज जो है 360 ईयर हो जाती। कितनी हो जाती है? 360 माने 360 ईयर। लेकिन 360 अभी नहीं है, कुछ कंडीशन भी है। ये देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। ये है क्वेश्चन, है ना। तो इसमें अब क्वेश्चन फिर से सुनिए। इसमें दिया है कि रोहन्स की माँ रोहन्स से 26 साल बड़ी है माने 26 ईयर बड़ी है वो किससे? रोहन से। यदि 3 साल बाद माने जो भी एज है उनमें 3 साल बाद कैलकुलेशन किया गया है, माने वो 26 की रोहन की माँ यदि है तो 3 साल बाद 29 की हो जाएगी। यदि रोहन 5 वर्ष का है तो 3 साल बाद 8 साल का हो जाएगा, है ना। ये तो एग्जाम्पल आपको दिए हैं 3 का। तो इनकी जो भी एज है यदि उस एज को 3 साल बाद गुणा कर दिया जाए, जो भी एज 3 साल बाद आए उसका हम क्या करें? गुणा कर दें। तो उन दोनों के गुणा का जो टोटल है वो 306 वर्ष है, ये 360 वर्ष है। तो बताओ कि रोहन और रोहन की माँ की प्रेजेंट एज क्या होनी चाहिए? तो हमें तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भर बनाना है, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। माने हम जो ध्यान रखिए अभी हम जो भी 2 क्वेश्चन बताए हैं तो वो क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करना चाहें तो उसको फैक्टराइज कर दीजिए, है ना। जैसे चैप्टर 2 में किए थे उस तरह से, या कि जो फार्मूला पहले लेक्चर में बताए हैं उस विधि से सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा। तो हम मान लिए रोहन की एज लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स ईयर मान लिए, देन हिज मदर्स एज एक्स प्लस 26 ईयर्स। तो उसकी माँ की एज क्या हो जाएगी? 26 साल बड़ी है इससे। तो यदि रोहन की एज एक्स माने तो एक्स से उसकी माँ कितनी बड़ी है? 26 है, तो इतना जुड़ जाएगा। अब 3 साल बाद की कंडीशन के लिए दिया है हम 3 ईयर आफ्टर लिख लीजिए, आफ्टर 3 ईयर्स बोथ एज। अब 3 साल बाद दोनों की एज क्या होगी? 3 साल ये भी बढ़ जाएगा, 3 साल ये भी बढ़ जाएंगी। तो इसमें रोहन कितना हो जाएगा? रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 ईयर, और उसकी मम्मी की एज में भी 3 जोड़ दोगे, एंड मदर्स एज कितनी हो जाएगी? यही लिखे दे रहे हैं। इसमें 3 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगा, तो x प्लस 26 प्लस 3, तो मतलब कि x प्लस 29 हो जाएगी।
तो अब बोला है कि 3 साल बाद दोनों की एज को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 3 साल बाद की बात कर रहा, तो इसका और इसका यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट कितना है 360। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ बोथ एज आफ्टर 3 ईयर 360 है, इतना है। तो आफ्टर 3 ईयर की एज हम लोग की क्या है, ये वाली कंडीशन है, ये और ये मल्टीप्लाई होके इतना हो जाता है। तो x+3 और x+29 = 360। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन इसका क्या आएगा, हम यहाँ की ये दे रहे हैं, नहीं पूछ रहा वहाँ, x² + 29x + 3x प्लस इसका इसमें किए तो 3 × 9 = 27 या 3 × 9 = 27 87 = 360। तो ये आया आपका x², ये प्लस हो जाएगा तो 32x + 87 - 360 = 0। तो ये आया x² + 32x माइनस, अब 300 इसमें माइनस करेंगे तो 3 आएगा, फिर 16 में 9 7 आएगा, तो ओके। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब बीटेक नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है अपने यूनिक स्पीड 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, किस स्पीड में, अपने यूनिक स्पीड में। यूनिक स्पीड का मतलब यहाँ पे है ये एवरेज स्पीड, ना तो बहुत तेज ना तो बहुत धीमी, तो जितने में गाड़ी कंट्रोल हो उसको हम बोलते हैं यूनिक स्पीड। मतलब जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो सभी की यूनिक स्पीड अपनी अपनी होती है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत तेज चलाता है और बहुत अच्छी चलाता है, तो माने उस व्यक्ति के लिए यूनिक स्पीड जिस स्पीड से वो चला रहा वो हो जाएगी। मान लीजिए मैं चलाता हूँ तो मैं बहुत धीमे चलाता हूँ, तो मेरी स्पीड उसके अनुसार हो जाएगी, तो उसी को हम यूनिक स्पीड बोलते हैं। तो ट्रेन जो है 480 किलोमीटर अपनी दूरी तय करती है, पर किस स्पीड से, अपनी यूनिफॉर्म माने जिस भी स्पीड से वो चल रही उसी स्पीड से। इफ द स्पीड हैज बीन 8 km/h लेस देन, यदि यूनिक स्पीड तो उसकी बताया नहीं, यूनिक स्पीड क्या है उसकी, तो हम मान लिए कि ट्रेन की यूनिक स्पीड x km/h है, ठीक। अब क्वेश्चन ये बोला है कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यदि उसकी यूनिक स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, 8 km/h क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसको जहाँ पहुँचना है, माने जिस स्टेशन में जाना है, तो वो क्या करती है, कितने घंटे, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance। तो उसको 3 घंटे का ज़्यादा समय लगता है स्टेशन तक पहुंचने में। क्यों? क्योंकि 8 किलोमीटर हमने कम कर दिया, तो उसे 3 घंटा पहले पहुंचना चाहिए था। यदि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाती तो 3 घंटा पहले पहुंच जाती, लेकिन 8 किलोमीटर हम ट्रेन की स्पीड में कम कर दिए, इसलिए 3 घंटा लेट पहुंचेगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगता है फार्मूला, है ना, दोनों कंडीशन के लिए। तो ये हुआ। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे स्पीड मान ली, यूनिफॉर्म है, हम यूनिफॉर्म नहीं लिखे, यूनिफॉर्म मान के चलिएगा, x km/h है ना। इफ कवर टू डिस्टेंस
कितना कवर करती है वो? 480 किलोमीटर। ये तो ये 480 किलोमीटर कवर करती है किस स्पीड से चल के? x किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन अभी लिखे थे तो डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x। ये इसका कवर टू 480 किलोमीटर। एक चीज और लिख लीजिए, देन टेकन टाइम। टाइम क्योंकि निकलता है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें यदि आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x। ये तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो टाइम इतना लेती है ना, टाइम है। अब इफ द स्पीड लेस, कम बोला है ना, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। अब यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, माने इसमें 8 किलोमीटर माइनस कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो इतना ही तय करेगी। कवर टू डिस्टेंस 480 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस वो उतना ही। तो देन टेकन टाइम इसमें हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। ये देखिए दोनों निकाल लिए। तो यदि इस स्पीड से पहुंचती है तो ट्रेन 3 घंटे पहले पहुंच जाती है, इस स्पीड से चलती है तो क्वेश्चन बोला 3 घंटा लेट पहुंचती है, माने ज़्यादा समय लेती है। तो मतलब कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को माइनस करना, इन दोनों की स्पीड को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसका आंसर हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x इक्वल टू 3 आवर। 3 आवर दिया है ना, 3 आवर मोर। 3 आवर मोर यदि आपको ना समझ में आए तो ये वास्तव में इस तरह से ये ठीक। तो ये 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है इसकी अपेक्षा। तो ये आ गया, ये आया आपका 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, है ना, क्वाड्रेटिक बना लीजिएगा। इसका एलसीएम लेके बना सकते हैं। एक लाइन हम फिर भी कहिए तो बना दें, हो गया, बना लीजिएगा। अब हम ले रहे हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। अब 4.2 एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं इनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, या रूट से निकालिए, या x की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे देखिए सेकंड एक्सरसाइज में इसी को जीरोज बोला था, फाइंड जीरोज। इसमें बोला है फाइंड रूट्स, दोनों एक ही चीज़ है। तो माने हमें x की वैल्यू यहाँ निकालना है, इसका फैक्टराइज लेके। तो जैसे ये है तो आगे क्या करते हैं, इसका इसमें इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट माना जाएगा 1, है ना। तो माने 10 1 जा 10। अब 10 का हम फैक्टर निकालेंगे कि हमको -3 मिले ये। तो अब इसकी हम बताए थे आपको कंडीशन, 4 कंडीशन बनती हैं। तो ये जैसे 7 हमको -3 चाहिए, फिर इन्हीं का माइनस ले लीजिए तो 3 आया, फिर ये -1 यहाँ लीजिए, एक यहाँ लीजिए, -3 आया, फिर दोनों माइनस ले लीजिए, है ना। तो जिन बच्चों से नहीं बनता है तो
ये 4 कंडीशन बना लीजिए, इसमें कोई न कोई एक आंसर होगा। तो हमको -3 चाहिए, तो -3 ये इस कंडीशन में मिली है, मतलब ये x हो जाएगा, है ना। तो अब इसका मतलब ये कि हमें इसके स्थान पे -3x के स्थान पे क्या लिख देना है, -5x + 2x। तो ये हो जाएगा x² -5x + 2x 10। ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन है तो x - 5, 2 कॉमन ले लिए इसमें तो x - 5 = 10 आया। ये फिर से ये कॉमन निकल रहा तो फिर से निकाल लीजिए, x - 5 x + 2 = 0। क्योंकि अब एक सेकंड एक्सरसाइज में तो ऑलरेडी पढ़े हैं, तो ये फिर कॉमन लिए तो x + 2 आया यहाँ। अब इन दोनों को 0 के साथ अलग अलग लिख दीजिए, तो x - 5 = 0 एंड x + 2 = 0। तो x = 5 आया और x = -2। तो आंसर क्या आया, x = 5 एंड -2। ये आपका आंसर है। अगला ये वाला देखिए, सेकंड नंबर में देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसका इससे इनटू करेंगे तो 12 आया, है ना। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, हमेशा कांस्टेंट नंबर का x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना, उसके बाद ही फैक्टराइजेशन करना है आपको, है ना। ये इसमें जैसे 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई कर लिए तो 10 ही आया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसी को उठा के तोड़ देते हैं, फिर गलत हो जाता है। इसका रूल है, कांस्टेंट नंबर का आगे x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए फिर तोड़िए, तो 12 आया। अब 12 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि हमको कितना मिले, 1x, 4 3 = 12। कंडीशन बना लीजिए, 7 1 -1 ये। अब देखिए हमने इसमें कुल 4 ही कंडीशन बनेगी, तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो ये कंडीशन से आप गलत नहीं कर सकते हैं। आगे ये 4 कंडीशन बना लीजिए जिनको कंफ्यूजन है, फिर उत्तर मिला लीजिए। हमको क्या चाहिए, हमें +1x चाहिए, तो 1 किस में आ रहा, इसमें आ रहा, मतलब 4x, ये 1x। तो अब हमें 1x के स्थान पे क्या रख देना है, 4x - 3x, माने इस प्लेस पे हमें ये वैल्यू रख देना है। तो 2x² - 4x, पर ध्यान रखिएगा ये इसके आगे साइन क्या है, प्लस है, माइनस साइन भी इसमें बता देगा, माने आपको साइन भी नहीं सोचना पड़ेगा, सब उसी टिक में है। जैसे ये 4x - 3x, तो आपको इसके स्थान पे सीधे ये वाली वैल्यू रख देना है, 4x - 3x -6 = 0। अब कॉमन ले लीजिए, तो 2x कॉमन है तो x + 2, इसमें माइनस कॉमन लिए 3, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो पूरे साइन उल्टे हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x + 2 = 0। अब फिर से कॉमन ले लीजिए, तो x + 2, इसमें 2x है, ये -3 बचा, तो 2x - 3 = 0। अब 0 के साथ इनको अलग अलग लिख दीजिए, तो x + 2 = 0 एंड 2x - 3 = 0। तो x = -2, 2x = 3, तो x = 3/2। ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना, रूट लगा है लेकिन रूट वही लगेगा, कांस्टेंट नंबर का x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, माने आगे हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, √2 और 5√2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 × 2 = 10। कितना आया, 10। अब 10 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि हमको कितना मिले, 7x। तो 10 को तोड़ दीजिए, 5 × 2 = 10। अब 4 कंडीशन बनाना हो तो बना लीजिए, जिनसे बनता है उनके लिए
कोई बात नहीं, वो अपने से कर लेंगे। 5 + 2 लिए तो 7 आया, ये पहला केस। फिर इसी को माइनस कर दीजिए तो 5 - 2 तो आया 3। फिर ये वाला माइनस ही प्लस था, ये प्लस ले लीजिए, उसको माइनस ले लीजिए, +2 तो आंसर आया -3। फिर दोनों माइनस ले लिए, यहाँ दोनों प्लस थे, यहाँ दोनों माइनस, आया -7। अब इसमें मिलाइए कि कौन सा सही, हमको इतना चाहिए, किसमें आ रहा है इतना, प्लस साइन समेत मिलाइएगा, है ना। +7 है, मतलब ये वाला है। तो ये देखिए, ये कंडीशन आई, तो मतलब कि 5x 2x 7x। अब हमें 7x के स्थान पे 5x + 2x लिख देना है। तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब यहाँ देखिए, ये √2 है, ये भी √2 है, लेकिन जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पे तो ये तो ठीक है आ जाएगा, पर यहाँ नहीं आएगा। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि यदि रूट वाला नंबर है तो पूरी वैल्यू ही रूट में लिख दीजिए, पूरी वैल्यू किस में लिख दीजिए, रूट में, तो आपका गलत नहीं होगा। अभी यदि हम एक को रूट बनाए दूसरे को ना बनाए तो धोखा होगा। तो ये वाली जो वैल्यू हम लिखे हैं, इन दोनों को ही आप, क्योंकि ये रूट में क्वेश्चन है तो इसको भी रूट ही बना दीजिए। मतलब हम √5 को, हम 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 × √5 लिख सकते हैं, है ना। तो चूंकि √5 में √5 का हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो मतलब कि हम इसके स्थान पे ये रख सकते हैं। इसी तरह 2 के स्थान पे हम √2 × √2 लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो हम चाहे इसके स्थान पे ये रखें या इसके स्थान पे ये रखें, इसी तरह ये, तो हम यहाँ पे इसको बदलेंगे थोड़ा, माने 5 की जगह ये रखेंगे और 2 की जगह ये रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन रूट फॉर्म में है, हमें कॉमन लेने में दिक्कत जाएगी, इसलिए हमें इसको भी रूट में चेंज कर लेना। तो √2x² √5x, दो ठो है, इंटू √5x, फिर √2x √2 × √2x + 5√2 = 0। तो ये देखिए, हम इस 5 के स्थान पे ये लिख दिए, है ना, ये देखिए ये। फिर इस 2 के स्थान पे क्या लिख दिए, ये रख दिए, है ना, समझ में आ गया होगा। अब आप कॉमन ले लीजिए, इससे कॉमन लेना और इससे, तो इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। तो हम यहाँ से सिर्फ x निकाले, तो जब हम x निकाले तो बचा क्या, √2x बचा यहाँ, और प्लस √5 × √5 बचा, है ना, x तो बाहर चला गया। यही चीज अब यहाँ भी बचना चाहिए। तो अब इसमें क्या कॉमन है, √2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम √2 निकाल लिए बाहर, तो क्या बचा, √2x बचा, एक तो निकल गया तो एक बचा, और 5 बचा, = 0। तो अब ये आपका फैक्टराइज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक लाइन और बना लेते हैं। अब देखिए ये इंटू फिर कर लीजिए, अब जिस तरह क्वेश्चन था उस तरह बना लीजिए। रूट में रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, तो इसको 5 फिर से लिख लीजिए, √2x + 5 = 0। तो ये कॉमन आ गया, तो √2x + 5x + √2 = 0। अब अलग अलग लिख दीजिए 0 के साथ, तो √2x + 5 = 0 एंड x + √2 = 0। ये आया। तो इधर का तो हम आपको बता दिए हैं, ये सब हम मिटाए दे रहे हैं, ये सब कुछ हम
मिटाए दे रहे हैं, 2x था। तो ये देखिए ये आया, ये हम सब मिटा दिया, आपको समझाने के लिए बनाए तब तो समझ गए होंगे, खाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब दिखे। तो अब ये देखिए ये आया, तो √2x इक्वल टू -5 हो जाएगा, ये वाला उधर गया तो -5, तो x इक्वल टू आया -5/√2 एंड x इक्वल टू -√2। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर आया, लेकिन ध्यान रखिए कि ये आंसर तो आपका जरूर आया है, पर यदि आपके डिनोमिनेटर में कहीं रूट वाला नंबर आ जाए तो उसको हमेशा रेशलाइजिंग कर लेना चाहिए। तो आंसर तो ये भी है, पर चूंकि डिनोमिनेटर में रूट है इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, रेशलाइजिंग। तो ये वाला तो आंसर है, इसका भी आप क्या कर लीजिए, आर रेशलाइजिंग कर लीजिए, आर करके 5/√2 √2 में √2 का हम रेशलाइजिंग किए तो ये आ जाएगा आंसर 5√2/2। तो आंसर क्या आया आपका, x इक्वल टू 5√2/2 एंड -√2। ओके, वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये है। अब देखिए ये सेकंड एक्सरसाइज में बताए थे, यदि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ जाए और उसे आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उसी नंबर का एलसीएम का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और दूसरा तरीका आप लोग स्वयं 5वीं 8वीं से पढ़ रहे हैं, एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्योंकि अब बड़ी क्लास में है इसलिए हम एलसीएम ना करके 8 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 2x² -8x + 8 × 1/8 इक्वल टू 0 × 8। डिनोमिनेटर में 8 था, इसको हटाने के लिए पूरे न्यूमरेटर में 8 का मल्टीप्लाई, तो ये तो कट गया, तो ये आया 16x² 8x + 1 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आगे कांस्टेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई 16। अब 16 को -8 चाहिए, इस तरफ तोड़ना है तो 4 4 ही होता है, तो 4 + 4 इक्वल टू 8, 4 - 4 इक्वल टू 0, -4 + 4 इक्वल टू 0 और -4 - 4 इक्वल टू -8। तो हमको क्या चाहिए, -8x चाहिए, तो 8 इसमें आ रहा, मतलब ये वाली कंडीशन सही है। तो -8x के स्थान पे हमको क्या लिख देना, -4x -4x। तो 16x² -4x -4x + 1, ये अब कॉमन ले लीजिए, तो 4x कॉमन आ गया, तो 4x -1, इसमें कुछ कॉमन ना हो तो हमेशा 1 माना जाता है। 4x -1 माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, फिर से कॉमन ले लीजिए, ये अब 0 के साथ अलग अलग लिख दीजिए, 4x -1 इक्वल टू 0 एंड 4x -1 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आया 1/4। सेम है ये भी वही आएगा। तो आपका आंसर आया x इक्वल टू 1/4। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। और आपकी इस एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल तो हो गए, वर्ड प्रॉब्लम अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।